कई वर्षों में ड्रोन्स विकसित हुए हैं और परफेक्ट फ्लाइंग मशीन बन गए हैं। ड्रोन्स को इस तरह से क्यों डिजाइन किया गया है जैसे कि वे आज हैं? वे इतनी तेजी से आगे बढ़ने में इतने कुशल क्यों हैं? इस वीडियो में हम ड्रोन के मैकेनिकल डिजाइन एस्पेक्ट्स के साथ-साथ इसके इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर, सेंसर, इंटेलिजेंट एल्गोरिथम्स और यहां तक कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो आइए एक परमिटेड ड्रोन से शुरू करते हुए सबसे मॉडर्न ड्रोन पर आगे बढ़ने की एक डिजाइन यात्रा शुरू करें। आइए सबसे पहले सिंपलेस्ट ड्रोन डिजाइन से शुरू करें, एक सिंगल प्रोपेलर डिजाइन। एक प्रोपेलर वाले ड्रोन को हवा में उड़ता हुआ रखने के लिए पर्याप्त लिफ्टिंग फोर्स प्रदान करते हैं, लेकिन इस ड्रोन को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है। ये केवल इतना कर सकता है कि वर्टिकली ऊपर जा सकते हैं और वापस नीचे आ सकते हैं। एक और परेशानी ये है कि इस ड्रोन की बॉडी प्रोपेलर के विपरीत दिशा में घूमती रहेगी, जो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का परिणाम है। आप देख सकते हैं कि मोटर का स्टेटर रोटर पार्ट को आवश्यक टॉर्क प्रदान करता है। थर्ड लॉ के अनुसार इसका मतलब है कि रोटर को भी स्टेटर पर वापस बराबर मात्रा में टॉर्क देना चाहिए। क्योंकि स्टेटर ड्रोन की बॉडी पर फिक्स होता है, इस रिएक्शन टॉर्क के वजह से ड्रोन में अनचाहा स्पिन होगा। तो क्यों न दो प्रोपेलर्स का इस्तेमाल किया जाए? ये निश्चित रूप से एक पॉसिबिलिटी है और 00 रोबोटिक्स नाम की कंपनी ने इस तरह के ड्रोन को विकसित करने का गंभीर प्रयास किया है। प्रोपेलर की संख्या जितनी कम होगी, ड्रोन उतनी ही कम एनर्जी कंज्यूम करेगा और उतनी ही देर तक वो हवा में रह सकेगा। हालांकि मुख्य परेशानी ये है कि ड्रोन को हाई स्पीड से उड़ान भरने के लिए मैनिपुलेट करने और तेज शार्प टर्न्स लेने के लिए उच्च लेवल की कंट्रोल एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी की आवश्यकता होती है। हम आशा करते हैं कि कंट्रोल एल्गोरिथम्स की प्रगति की वजह से दो प्रोपेलर वाले ड्रोन्स एक दिन अच्छी स्टेबिलिटी प्राप्त करेंगे। आप देख सकते हैं कि दो प्रोपेलर वाले डिजाइन के ब्लेड्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में घूमते हैं। इस तरह मोटर का रिएक्शन टॉर्क रुक जाता है और अनचाहे बॉडी स्पिन से बचा जा सकता है। तीन प्रोपेलर वाले डिजाइन्स बहुत ही कम इस्तेमाल किए जाते हैं। इस प्रकार के ड्रोन के साथ मुख्य परेशानी मोटर का रिएक्शन टॉर्क और जायरोस्कोपिक प्रिसिजन है। इन दोनों से डिजाइन और एल्गोरिथम्स में अनावश्यक कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं। अगले वेरिएशन में 4 प्रोपेलर वाले ड्रोन या क्वाडकॉप्टर्स हैं, जो आमतौर पर H आकार या X आकार के होते हैं। आइए अब क्वाडकॉप्टर्स के दिलचस्प फोर्स डायनामिक्स को समझकर ये देखते हैं कि ये कैसे मैन्यूवर करते हैं। हॉवरिंग प्राप्त करने के लिए ऑपरेटर को केवल ये सुनिश्चित करना होगा कि ड्रोन का वजन प्रोपेलर द्वारा उत्पादित थ्रस्ट से एग्जैक्टली बैलेंस्ड हो। आप सुंदर एयरफॉयल आकार देख सकते हैं जो प्रोपेलर लिफ्टिंग फोर्स उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉरवर्ड मोशन पाने के लिए आगे के प्रोपेलर की स्पीड धीमी हो जाती है और उसी समय पीछे के प्रोपेलर्स तेज हो जाते हैं। इस वजह से पिच मोशन होगा। अब प्रोपेलर की स्पीड को एक जैसा बनाकर सभी फोर्स वैल्यूज को एक जैसा बनाएं। यहां मान लीजिए कि आपने परिणाम स्वरूप आए प्रोपेलर फोर्सेस के वर्टिकल कंपोनेंट को ड्रोन के वजन के साथ बैलेंस किया है। इसके बावजूद भी अनबैलेंस्ड हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है जो ड्रोन को आगे की ओर ले जाता है। ड्रोन के रोल मूवमेंट को इन्फोर्स करने के लिए इसी तरह की टेक्निक का उपयोग किया जाता है। सीधे शब्दों में कहें, ये मूवमेंट प्रोपेलर्स के लेफ्ट और राइट पेयर्स में इम्बैलेंस्ड लिफ्ट फोर्स बनाकर किया जाता है। एक क्वाडकॉप्टर का यॉ मोशन एक अनोखे तरीके से हासिल किया जाता है। इस वीडियो की शुरुआत में हमने मोटर के रिएक्शन टॉर्क और ड्रोन पर इसके प्रभाव के बारे में सीखा। इस तरह के अनचाहे स्पिन से बचने के लिए क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स में एक डायगोनल पेयर दूसरे पेयर के ऑपोजिट घूमता है। ये टेक्निक रिएक्शन टॉर्क को पूरी तरह से कैंसिल कर देती है। हालांकि यदि आप ड्रोन को हिलाना चाहते हैं या उसे घुमाना चाहते हैं, तो आपको केवल ये सुनिश्चित करना होगा कि ये रिएक्शन टॉर्क कैंसिल ना हो, जिसे आप एक डायगोनल पेयर की स्पीड को कम करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। रिएक्शन टॉर्क प्रोपेलर की स्पीड के समान रूप से प्रोपोर्शनल होता है। अंत में एक नेट रिएक्शन टॉर्क उत्पन्न होगा और ड्रोन यॉ मोशन प्राप्त कर सकता है। जाहिर है क्वाडकॉप्टर ड्रोन सबसे स्थिर होते हैं। तेज स्पीड से चलने
और तेज मोड़ लेने की क्षमता के साथ इनका उपयोग लगभग हर उद्योग में किया जाता है। अब ड्रोन के ब्रेन पर आते हैं। मान लीजिए कि एक ड्रोन अचानक हवा के झोंके से टकरा जाता है। ऑपरेटर को हर एक प्रोपेलर की स्पीड और रोटेशन दिशा को 1 सेकंड से भी कम समय में कंट्रोल और रीएडजस्ट करना होता है, अन्यथा ड्रोन क्रैश हो सकता है। किसी व्यक्ति के लिए इस स्थिति को हाथ से कंट्रोल करना मुश्किल होता है। ये इस प्रकार के सिनेरियो हैं जहां ड्रोन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बचाव के लिए आता है, इसका फ्लाइट कंट्रोलर। फ्लाइट कंट्रोलर को एक छोटे बुद्धिमान पायलट के रूप में माना जा सकता है, जो अंदर बैठकर किसी भी तरह की कठिन परिस्थितियों में ड्रोन को नेविगेट करता है। ये ऑपरेटर को अप, फॉरवर्ड, याव आदि जैसे सरल नियंत्रणों का उपयोग करने में सक्षम बनाता है, जिससे ड्रोन ऑपरेशन वीडियो गेम की तरह सरल हो जाता है। इस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए फ्लाइट कंट्रोलर को विभिन्न सेंसर्स से बहुत सारे इनपुट सिग्नल्स की आवश्यकता होती है। ड्रोन सेंसर्स की दिलचस्प दुनिया में आपका स्वागत है। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि मॉडर्न ड्रोन में ज्यादातर सेंसर्स का आकार चींटी के बराबर होता है। ऐसे छोटे सुपर एक्यूरेट सेंसर बनाने के लिए मेम्स टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। यह वास्तविक में चलते फिरते अंगों वाली एक छोटी सी मशीन है। इस समूह में सबसे महत्वपूर्ण सेंसर एक्सेलेरोमीटर्स, जाइरोस्कोप सेंसर्स और मैग्नेटोमीटर्स हैं। इन तीनों सेंसर्स को IMU इनर्शियल मेजरिंग यूनिट में एक साथ रखा गया है। IMU ड्रोन सेंसर्स का राजा है। ये एक्सेलरेशन और रोटेशन को मापता है। इस एक्सेलेरोमीटर मेम्स सेंसर में जैसे ही ड्रोन एक बल का अनुभव करता है, प्लेट्स के बीच मूवमेंट होता है। एक दूसरे के बगल में रखी दो प्लेट्स में कैपेसिटेंस उत्पन्न होता है। जब प्लेट्स के बीच की दूरी बदलती है तो कैपेसिटेंस भी भिन्न होता है। कैपेसिटेंस के वेरिएशन को आसानी से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में परिवर्तित किया जा सकता है और गणना के लिए कंट्रोलर में उन सिग्नल्स को भेजा जा सकता है। तीनों दिशाओं में एक्सेलरेशन प्राप्त करने के लिए हमें 3 एक्सिस एक्सेलेरोमीटर की आवश्यकता होगी। जब हम जाइरोस्कोप को भी यूनिट्स में शामिल करते हैं तो फोर्स वैल्यूज के साथ हम विभिन्न विमानों में रोटेशंस को माप सकते हैं। ड्रोन का ऑल्टीट्यूड डिसाइड करने के लिए मेम्स आधारित बैरोमीटर सेंसर का उपयोग किया जाता है। अब फ्लाइट कंट्रोलर या प्रोसेसर को सही निर्णय लेने के लिए इन सेंसर्स द्वारा एकत्रित सभी संकेतों का सही उपयोग करना चाहिए। हालांकि प्रोसेसर वाले हिस्से में जाने से पहले हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि सेंसर द्वारा उत्पादित सिग्नल्स बिल्कुल एक्यूरेट हैं? उदाहरण के लिए शोर सेंसर की एक्यूरेसी को प्रभावित कर सकता है। शोर के कुछ कारण हैं, जैसे कि डिफेक्ट्स, ड्रोन प्रोपेलर के मैकेनिकल वाइब्रेशंस द्वारा हस्तक्षेप और मैग्नेटिक हस्तक्षेप। मॉडर्न ड्रोन इस समस्या को दूर करने के लिए सेंसर फ्यूजन नामक टेक्निक का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए IMU के साथ एक GPS सेंसर इस ड्रोन के ऑल्टीट्यूड की जानकारी प्रदान कर सकता है। हालांकि हम इस माप को सुपर एक्यूरेट बना सकते हैं यदि हम इसमें रेडार टेक्निक का उपयोग करते हैं। ये सेंसर फ्यूजन है। अधिक सटीक मेजरमेंट उत्पन्न करने के लिए अलग अलग तरह के सेंसर्स एक साथ काम करते हैं। हिस्से में प्रवेश कर सकते हैं। कंट्रोल सिस्टम पार्ट, जिसमें कंट्रोल लॉजिक शामिल है। कंट्रोल लॉजिक वो एल्गोरिथम है जो गलतियों को और कम करता है और निर्णय लेता है। ऐसा ही एक एल्गोरिथम है कैलमन फिल्टर। KF एल्गोरिथम ड्रोन की स्थिति जानने के लिए पास्ट और प्रेजेंट दोनों डाटास को पढ़ता है और GPS नेविगेशन जैसे घर वापस जाने के लिए या ऐसे किसी भी मामले में इसके लॉजिक का उपयोग करता है, या अभी इस मामले में हवा के विनाशकारी प्रभाव के बाद ड्रोन को स्थिर करने में। अंत में वही KF एल्गोरिथम जिसे लॉजिक गेट्स, ऑटल और यूनिक जैसी कंपनीज लेता है। हाँ, 4 BLDC मोटर्स की स्पीड को स्मार्ट तरीके से कंट्रोल करके क्वाडकॉप्टर ड्रोन किसी भी चुनौतीपूर्ण वातावरण का सामना कर सकता है। वर्तमान में DJI नामक कंपनी कंज्यूमर ड्रोन मार्केट में लीडिंग कंपनीज में से एक है। वे सेंसर आउटपुट में गलतियों को कम करने के लिए वाइब्रेशन डैम्पिंग सिस्टम और अधिक विश्वसनीय आउटपुट के लिए एडवांस्ड फ्लाइट कंट्रोल एल्गोरिथम्स डुअल IMUs का उपयोग करते हैं। सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स सफलता की चाबियों में से एक है। दूसरी ओर DJI की तुलना में पैरेट, ऑटल और यूनिक जैसी कंपनीज के पास कंज्यूमर UAV ड्रोन्स में उतना मार्केट नहीं है। इन ड्रोन्स में DJI के ड्रोन्स के साथ मिलने वाले रिफाइनमेंट और फिटनेस भी नहीं होते हैं।
हम पहले ही देख चुके हैं कि कैलमैन फिल्टर एल्गोरिथम द्वारा BLDC मोटर्स का स्मार्ट कंट्रोल ड्रोन की एक स्थिर और सुखद उड़ान सुनिश्चित कराता है। इन BLDC मोटर्स द्वारा इस्तेमाल में आने वाली आवश्यक बिजली, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंटेना और सेंसर की आपूर्ति लिथियम आयन बैटरी द्वारा की जाती है। ड्रोन सामान्य रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्निक का उपयोग करके यूजर से कंट्रोल सिग्नल्स प्राप्त करता है। कंज्यूमर ड्रोन के लिए कम्युनिकेशन रेंज 1 से 2 किलोमीटर के बीच हो सकती है। अब एक दिलचस्प सवाल, क्या होगा अगर ड्रोन गलती से इस कम्युनिकेशन रेंज से बाहर चला जाए? लापता ड्रोन को वापस पाने के लिए मॉडर्न ड्रोन्स GPS और टावर आधारित इंटरनेट टेक्निक का एक साथ इस्तेमाल करते हैं। GPS की मदद से ड्रोन शुरू करते समय ऑपरेटर होम लोकेशन पहले ही सेट कर लेता है। इस तरह खोया हुआ ड्रोन सुरक्षित रूप से अपनी होम लोकेशन पर वापस आ सकता है। हम आशा करते हैं कि आपको संपूर्ण ड्रोन वर्किंग सिस्टम कोड का। मिलते हैं अगली वीडियो में।